नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। एलएचपी का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्येक शहर में 1000 मकान बनाए जा रहे हैं। ये पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के साथ ही किफायती और टिकाऊ भी हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। इनका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुड़ना कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर बनाने से जुड़े लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, ताकि देशवासियों को घर निर्माण की दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटेरियल मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश का फोकस गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर है और अब देश ने शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। जिन 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना की आधारशिला रखने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहे। परियोजना के तहत LHP का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हल्के मकान से जुड़ी ये परियोजना नई तकनीक से घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक PM आवास योजना शहरी के तहत सभी 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक स्वीकृत आवास में 3 लाख से अधिक आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। हल्के मकान से जुड़ी इस परियोजना को गुजरात में प्राथमिकता के आधार पर चलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि उनकी सरकार ये तय करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के तय समय पर पूरा हो। रूपानी ने कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी भी माफ करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे गरीबों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बताया कि PMAY के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में अब तक 17,58,000 से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने इस मौके पर हिमालयी राज्यों को अलग से चिन्हित करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य बड़े राज्यों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे, इसीलिए आज हिमालयी राज्यों को अलग और नई पहचान मिली है। आज 63वां डीआरडीओ दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए डीआरडीओ की पूरी टीम और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी असाधारण तकनीकी प्रगति और उपलब्धियों पर गर्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। आइए हम सब मिलकर प्रेम और करुणा की भावना से एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, ये साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाए, आशा और कल्याण की मनोवृत्ति प्रबल हो। जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु ने मां से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। बिहार के पटना में नए साल के पहले दिन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नए साल के मौके पर लोगों ने अद्यापीठ काली मंदिर में पूजा की। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्नान करते हुए नजर आए। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पंजाब में नए साल पर भारी संख्या में लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर पूजा की और स्नान किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए साल के मौके पर 80 घाट पर गंगा आरती की गई। देश भर में नए साल 2021 का आगाज हो चुका है और लोगों ने कोरोना काल की सावधानियों के बीच नए साल का जश्न मनाया है। गोवा की राजधानी पणजी में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का जश्न संगीत की धुनों के साथ मनाया गया। कोलकाता में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में लोग आधी रात को नए साल का खास स्वागत करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में नए साल के मौके पर गुरुद्वारा बंगला साहिब को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को नए साल के मौके पर खास रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जुहू बीच पर इकट्ठा हुए। वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया पर साल के पहले सूर्योदय का भी लोगों ने जश्न मनाया। नए साल पर दिल्ली स्थित सीमा सुरक्षा बल के छावला कैंप में भी जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जवानों ने अपनी प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन नगमे पेश किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के मौके पर इंदौर के पंचशील नगर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। कर्नाटक में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बेंगलुरु के एक स्कूल की छात्रा ने बताया कि ऑफलाइन कक्षाएं ऑनलाइन से अच्छी हैं। हम ऑनलाइन कक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे, नेटवर्क की भी दिक्कत होती थी। केरल में करीब 9 महीने बंद रहने के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन किए जा रहे हैं। असम में आज से नर्सरी से कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाजत मिली है। असम में लंबे समय से कोरोना के कारण स्कूल बंद थे। स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। असम में आज से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से गुवाहाटी के एक स्कूल में एक भी छात्र नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के आगरा के रुनकता इलाके में मिट्टी धंसने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। एसडीएम सुमित सिंह ने बताया है कि 7 बच्चे खेलते हुए मिट्टी में दब गए। राहत और बचाव की टीम ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। 3 बच्चों की मौत मिलने की सूचना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा की किरावली तहसील के गांव रनकता में मिट्टी की ढाई गिरने की दुर्घटना में बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि मैं और मेरा परिवार अब कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर कल होने वाले देशव्यापी ड्राई रन के तहत दिल्ली में ड्राई रन से जुड़ी तैयारियों की आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में जिन व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा उनकी सूची तैयार करके कोविड प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों में कमी आई है, तो वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामले 2.47% यानी कि 2,54,254 हैं, जबकि 98,83,461 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 96.08% हो गया है। मृत्यु दर की बात की जाए तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,036 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,02,86,710 हो गई है और 256 नई मौतों के बाद कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 1,48,994 पर पहुंच गया है। देश में कोविड सैंपल की टेस्टिंग में भी रोज नए आयाम तय किए जा रहे हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 17,31,11,000 से अधिक कोविड सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जबकि कल सिर्फ एक दिन में 10,62,420 सैंपल्स की जांच हुई। मिजोरम में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 4,216 हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 4,945 हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के 343 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,43,178 हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग 2 जनवरी को पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार जिलों में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन का आयोजन करेगा। प्रत्येक जिले में 3 टीकाकरण केंद्र होंगे और प्रत्येक सेंटर पर टीकाकरण के लिए 25 लोग होंगे। तेलंगाना में कोविड-19 के 461 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2.86 लाख से ज्यादा हो गई है, तो वहीं संक्रमण से 3 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,544 हो गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि साल 2006 के बाद आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साल 1969 के बाद ये दूसरा न्यूनतम तापमान है। दिल्ली में 4 और 5 जनवरी को अच्छी बारिश होगी और 7 जनवरी से शीतलहर शुरू हो जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह कई जगहों पर कोहरे और घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल सफदरजंग वेधशाला में दर्ज न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सेंसेक्स नए साल में शेयर बाजार में फिर नई ऊंचाई पर है। सेंसेक्स लगातार 8वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 47,869 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 14,019 पर बंद हुआ है, तो वहीं बैंक निफ्टी 38 अंक गिरकर 31,226 पर बंद हुआ है। दिसंबर महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा है, जबकि जीएसटी लागू किया गया है तब से अब तक का ये सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है।
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले H-1B वीजा को लेकर खबर अच्छी नहीं है। ट्रंप सरकार ने प्रतिबंध को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। देश की IT सेक्टर के लिए ये उत्साहजनक खबर नहीं है। बीते साल 22 अप्रैल और 22 जून को ट्रंप ने विशेष आदेश के जरिए वीजा नियमों पर प्रतिबंध लगाए थे। H-1B एक गैर आव्रजक वीजा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिसमें सैद्धांतिक या फिर तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष दसियों हजार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर होती हैं। अगर आपने अभी तक अपने 4 पहिया वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए फास्टैग की अंतिम तारीख को 1.5 महीना बढ़ा दिया है। 15 फरवरी तक अब ये तारीख कर दी गई है। पहले 1 जनवरी 2021 तक इसकी डेडलाइन थी। और देश में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल POS हैं जहां पर आसानी से फास्टैग खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा और बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। 2 वाहनों के लिए आपको 2 अलग अलग फास्टैग खरीदने होंगे। फास्टैग NHAI प्रीपेड वॉलेट से जुड़े हैं तो इसे चेक के जरिए या फिर UPI डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इनको आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर बैंक खाते को फास्टैग से लिंक आपका बैंक खाते से लिंक है तो पैसे सीधे आपके खाते से कर सकते हैं। 2 वाहनों के लिए अलग अलग फास्टैग खरीदना होगा। फास्टैग NHAI प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा हुआ है तो इसे आप चेक के जरिए UPI डेबिट, क्रेडिट या फिर NEFT, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके खाते फास्टैग से लिंक हैं तो फिर आप सीधे अपने खाते से पैसे कटवा सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 18,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 5,88,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,04,45,000 के पार जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 3,54,000 के पार हो गया है तो वहीं इलाज के बाद 1,19,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी ने जनवरी 2021 के अंत तक 10 लाख निवासियों का कोविड-19 टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने कहा है कि इसके लिए शहर भर में टीकाकरण स्थल स्थापित करना होगा। न्यूयॉर्क शहर में प्रतिदिन 5,000 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। अमेरिका में अब तक 28 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है जबकि दिसंबर में लगभग 2 करोड़ लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया था। न्यूयॉर्क शहर में अब तक 10,15,000 कोविड के मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 76,75,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना से कुल 26,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि कोरोना से 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में करीब 19,36,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। चीन में उच्च अध्ययन कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। परिसर में उनकी वापसी को लेकर चीन की ओर से अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद जनवरी 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 20,000 भारतीय छात्र स्वदेश वापस लौट चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किया है। ये निर्णय विकासशील देशों में वैक्सीन की पहुंच की गति बढ़ाने की मांग के मद्देनजर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वो क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर सभी देशों को वैक्सीन की 2 खुराक और इसके प्रत्याशित लाभों के बारे में बताने के लिए काम करेगी। WHO की समीक्षा में पाया गया कि फाइजर और बायोएनटेक के टीके ने सुरक्षा और प्रभाव के लिए अवश्य मानदंड को पूरा किया है। हालांकि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन का भंडारण और वितरण चुनौतीपूर्ण है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना विकासशील देशों में इसके भंडारण और वितरण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
यूरोपीय संघ से बाहर हुआ ब्रिटेन, नए साल से अपनी राह खुद तय करेगा ब्रिटेन। आखिरकार 48 सालों बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध को समाप्त कर दिया है। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए कराए गए ब्रेक्जिट वोट द्वारा तय की गई संक्रमण की अवधि नए साल की पूर्व संध्या पर समाप्त हो रही थी। ब्रिटेन के औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद संक्रमण की अवधि ने वास्तविक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता को बनाए रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आर्थिक परिवर्तन का गवाह बने ब्रिटेन ने अपने लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए यूरोप के सबसे बड़े बाजार को छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच नए व्यापार समझौते को लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाओं के बीच ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समर्थक इसे यूरोपीय संघ और नियमों के मकड़जाल से ब्रिटेन को मिली नई आजादी के तौर पर देख रहे हैं। अग्रदूत के तौर पर ब्रिटेन 1 जनवरी 1973 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के नए वेरिएंट ने चीन में भी दस्तक दे दी है। चीन में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाली महिला शंघाई की हैं और उनकी उम्र 23 साल है। चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने बताया है कि महिला पिछले साल 14 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटी थी। उन्होंने बताया कि चीन आने के बाद महिला में हल्के लक्षण नजर आए, जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुई। चीनी रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार ये मामला चीन में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक बड़ा संभावित खतरा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए चोटग्रस्त उमेश यादव की जगह तेज गेंदबाज टी नटराजन को टीम में शामिल किया है। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में उमेश यादव के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के मुताबिक अगर डेविड वार्नर 100% फिट नहीं होते हैं तो भी ऑस्ट्रेलिया उन्हें तीसरे टेस्ट में खिलाने का खतरा उठा सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। वार्नर की गैर मौजूदगी में पहले 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कमजोर नजर आई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन का मानना है कि तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपने रन रेट को सुधारने और आर अश्विन की गेंदों से निपटने के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम ह्यूज का कहना है कि अपने परिवार से दूर रहने का खिलाड़ियों पर मानसिक रूप से असर पड़ रहा है और स्टीवन स्मिथ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की जीत से काफी प्रभावित है। शोएब ने कहा है कि भारतीय टीम ने मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड एडिनसन कवानी को इंग्लैंड फुटबॉल संघ ने अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर गुरुवार को 3 मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कवानी ने स्पेनिश शब्द का प्रयोग किया था जो कुछ संदर्भ में अनुचित माना जाता है। इस पोस्ट के लिए उन पर प्रतिबंध के अलावा 1 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। कवानी ने कहा कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल स्नेह से अभिवादन के रूप में किया था। हालांकि कवानी ने एफए के नियमों को तोड़ने की बात स्वीकार की। कवानी ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी थी। एक्ट्रेस विद्या बालन आज अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं। विद्या बालन का जन्म मुंबई के चेंबूर में तमिल परिवार में हुआ था। विद्या के पिता पीआर बालन डीजी केबल के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। उनके घर में मलयालम और तमिल दोनों भाषाओं में बात की जाती है और खास बात यह है कि विद्या अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं। ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली सामग्री को लेकर अभिनेता मिलिंद सोमन ने बेबाक टिप्पणी की है। मिलिंद इन दिनों ओटीटी पर रिलीज हुए शो पौरसपुर में मुख्य भूमिका में है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शक के घेरे में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के लिए फिल्मकार रूमी जाफरी ने कहा है कि रिया अगले साल बहुत ही जल्द अपने काम पर वापस लौटेंगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।